नमस्कार। आयुष के आज के इस अंक में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं एक अच्छे स्वस्थ शरीर, एक अच्छी जीवन शैली के 4 स्तंभ होते हैं। अच्छा पोषक आहार, अच्छी नींद, कसरत, साथ ही मानसिक शांति। आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इसमें सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा पोषक आहार क्या है, कसरत किस हिसाब से करनी चाहिए, साथ ही मानसिक शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं, मिसेस सुनीता खाड़े, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक वेलनेस कोच, एक योग प्रशिक्षक, साथ ही न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर नंदिनी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी, 4 स्तंभ हैं जिसमें से एक बहुत बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो है अच्छा खाना, अच्छा पोषक खाना। एक इंग्लिश में कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट, जिसका मायने है कि आप वही बन जाते हैं जो आप खाते हैं। हम पोषण की बात करते हैं, पर पोषण की डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? नंदिनी, तुमने बहुत सही कहा कि जो हम खाते हैं वैसे हम बनते हैं। उसी तरीके से हम पोषण पे बात करते हैं। पोषण एक ऐसी चीज़ है जो हम भोजन के द्वारा हम पोषण तत्वों को अंदर लेते हैं हमारे शरीर में, उनका पाचन करते हैं और उनको फिर अपने शरीर की प्रक्रियाओं के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं हमेशा। पोषण के बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है, पोषण से हमें डे टू डे लाइफ के लिए हमें आगे जो मैम पोषण की तो हम बात कर ही रहे हैं, बैलेंस डाइट हम बात करते हैं कई बार कि थाली में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए बैलेंस डाइट में चीज़ें? बैलेंस डाइट इट मीन्स हिंदी में उसको कहते हैं हम संतुलित आहार। जी। संतुलित आहार एक ऐसा आहार जिसमें हर प्रकार का खाना हो। जी, मतलब जी। जिसमें आपके 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमेशा। जी, जी। तो वो उसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा। दूसरा होता है फैट, तीसरा होता है विटामिन्स, मिनरल्स। जी जी जी। प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट है जी। और साथ ही में जो सब लोग हमेशा भूलते हैं वो है वाटर। जी, वाटर भी बिल्कुल। एक 6th इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। अच्छा। जिसको हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये सब जब हमारे डाइट में आते हैं तब हम उसको संतुलित डाइट कहते हैं। अच्छा अच्छा। मैम, हमने इतनी सारी अभी बात करी, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, विटामिन्स हो गए, ये अमूमन हम अपने रोज़मर्रा में सुनते तो हैं, लेकिन अक्सर पेशेंट्स को नहीं पता होता कि क्या किन चीज़ों से, किन खानों से हमें मिलते हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रोटीन, जो एक बहुत ही फेमस वर्ड है कि प्रोटीन पाउडर भी ले लो, प्रोटीन खाने में भी ले लो। प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनमें से किन चीज़ों से मिलता है, और क्या प्रोटीन इतना ज़रूरी है शरीर के लिए जितना कहा जाता है? बिल्कुल नंदिनी, प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन से हमारी जो बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन को एक बॉडी बिल्डिंग जो फूड है उसमें इंक्लूड किया जाता है। अच्छा। तो ये बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इम्पोर्टेंट है। जो उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक वेजिटेरियन होते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन के लिए लोगों के लिए कुछ आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। अच्छा। कुछ पनीर का सोर्स ले सकते हैं, कुछ मिल्क के कुछ समहाउ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं आप। कुछ लेंटिल्स है, कुछ दालें हैं। अच्छा। हाँ, उनको आप अपने डाइट में एज अ प्रोटीन इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर कुछ वेजिटेबल्स भी है, तो उसमें से भी आपको मिलते हैं। वेजिटेबल्स में क्या है? सम काइंड ऑफ ब्रोकली वगैरह आप यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बट हाँ हमें उससे भी फ़ायदा मिलता है। अच्छा अच्छा। और मैम, नॉन वेजिटेरियंस के लिए, जो दर्शक हमको देख रहे हैं जो मांसाहारी खाना भी खाते हैं, वो क्योंकि कई बार ऐसा होता है, नॉर्मली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि मीट मत खाइए या रेड मीट मत खाइए, तो कहीं ना कहीं वो यूरिक एसिड भी, तो ऐसे में जो दर्शक देख रहे हैं जो मांसाहारी खाना खाते हैं, वो किस तरह से अपना प्रोटीन इंटेक बैलेंस कर सकते हैं? अगर लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड से कोई एलर्जी है तो वो प्लांट प्रोटीन हमेशा बेस्ट रहता है। अच्छा। बट इन केस अगर दोनों आपको सूट किए जाते हैं तो लोग आजकल ज़्यादातर प्रेफर करते हैं दोनों चीज़ों को अपने डाइट में इन्वॉल्व करना। कुछ टाइम आप वेजिटेरियन प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं, कुछ टाइम आप एनिमल प्रोटीन ले सकते हैं। अच्छा। जिसमें एक फ़िश भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा। फिर हाँ, फिर आप चिकन के है, फिर मीट है अपने पास,
ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें से आप प्रोटीन रेगुलर ले सकते हैं और अपनी बॉडी के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सकते शायद हैं। ऐसा कुछ है कि वज़न के हिसाब से मान लीजिए कोई 60 किलो का है तो 60 से 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब अगर हमने प्रोटीन की इतनी बात कर ली, एक बहुत वो फेमस चीज़ है कि प्रोटीन पाउडर ले लो, मार्केट में तरह तरह के प्रोटीन पाउडर आते हैं। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप इतने लोगों को कंसल्ट करते हैं, आपके पास बेनिफिशियरीज आते हैं, लोग हेल्प के लिए आते हैं, उनको आप प्रोटीन पाउडर के लिए सलाह देती हैं? अगर इस बात पे अगर बोला जाए तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, पर जी। इस बात पे अगर बोला जाए तो मैं हमेशा सजेशन देने का यही काम करती हूँ कि आप जितनी नेचुरल चीज़ों से ले सकते जी, हैं उतना जी। ले ले। आर्टिफिशियल चीज़ों को अपने डाइट में इन्वॉल्व ना करें, कम से कम, हाँ। ना करें। अगर ज़रूरत हो तो भी कुछ सिलेक्टिव और जो टेस्ट की हुई चीज़ें हैं उसको आप ले सकते हो। अदरवाइज आप नेचुरल चीज़ों से ही जितना आप इंटेक ले सकते हो रिसर्च के साथ। आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले आपकी बॉडी का प्रोटीन इंटेक की आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। जी, तो जी। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें प्रोटीन ले सकते हो। अच्छा। हर आदमी को 1 से 2 ग्राम प्रोटीन उसके पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो ले अच्छा, सकता है। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ से ये बात आई है कि अगर 60 किलो वजन है तो आपको 60 से 70 ग्राम या 100 ग्राम तक प्रोटीन दिन भर में लेना है। यस, अच्छा, यस। अच्छा। कैलकुलेशन आपके बॉडी वेट से ही होता है, अच्छा। आपके एज फैक्टर से होता है। ये अच्छा। सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर आपका प्रोटीन इंटेक डिसाइड किया जी जाता है। मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई अभी, एज फैक्टर। अब कई बार हर एज की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो महिलाएं बच्चे करना चाहती हैं आगे, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, फ्रॉम कह सकते हैं 20 से 40 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं, फिर एक होता है जो रजोनिवृत्ति के आसपास की महिलाएं होती हैं। इन सबका खान पान शायद अलग होता है। तो अगर हम बच्चों से शुरुआत करें, जो दर्शक हमको देख रहे हैं, खासकर जो ग्रामीण परिवेश से जो दर्शक हमको देख रहे हैं, उनकी जो यंग मदर्स हैं वो अपने बच्चों को क्या खिला सकती हैं, उनकी थाली में क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि बढ़ती हुई उम्र है, 1 से 15 साल के बच्चे, टीनेजर्स, किशोर किशोरियाँ, इनके खाने में क्या चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा तुमने नंदिनी। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा डाइट बदलता है। सबसे जी। पहले चिल्ड्रन आते हैं, फिर उसके बाद 20 से 30 वाला, 30 से 40 वाला, 40 से 50 वाला। इसके अकॉर्डिंग, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग डाइट अच्छा, बदलती रहती जी। है। बच्चों को सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला फूड हमेशा देना जी, चाहिए, जी। जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी मिले, क्योंकि बच्चे एनर्जी बहुत यूज़ करते हैं। जी, तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल में आता है। जी। फिर 20 से 30 अगर देखा जाए तो उनमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल में एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा कार्ब की मात्रा कम की जाती है, जिससे जी। हमें एनर्जी थोड़ी सी, जो ज़्यादा एनर्जी फूड लेने के बाद जो वेट गेन होता है वो इशू हमें बैलेंस करने के लिए इसको ध्यान में रखा जाता है। जी। फिर उसके बाद 30 से 40 वाला आता जी, है, फिर जी। 40 से 50 वाला आता जी, है, जी। फिर धीरे धीरे हम इंसान की क्या होती है, लाइफस्टाइल स्लो हो जाती जी, है, जी। एक्टिविटी कम हो जाती है। जी। तो जैसे आपकी एक्टिविटी जितनी कम होती जाती है, उतना आपका जो एनर्जी इंटेक वाला फूड है, विच इज मोस्ट सोर्स इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मैम क्या क्या आता है? जो रोटी ब्रेड वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा, आलू। करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट में यही सारी चीज़ें आती है जो अपनी रेगुलर लाइफ में हमें जो होल ग्रेन्स होते हैं, जी। फिर राइस होता है। जी, जो भारतीय खाने में बहुत ज़्यादा भी है। हाँ, कह सकती हो, पर कह सकती हो। जी, जी, जी। तो मैम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बच्चों की, हमने उनको एनर्जेटिक फूड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दिए। अगर हम अब एक्सट्रीम दूसरी तरफ आ जाएं, 60-70 साल के जो लोग हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, उनमें हमको किस तरह का अक्सर इस उम्र तक बीपी शुगर की समस्याएं भी हो जाती हैं, तो इस उम्र में हमको क्या खाना देना चाहिए, उनकी प्लेट में क्या होना चाहिए? अगर भारतीय खाने की बात करें तो रोटी वगैरह क्या कम कर देनी चाहिए और दूसरी चीज़ें बढ़ा दें, सब्जियां बढ़ा देनी, ऐसा कुछ है क्या? बेसिकली शुरू में होता है जो बच्चों वाला जो फेज़ होता है, उसमें एनर्जी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। उसके बाद वाला जो फेज़ होता है, दैट इज़ ओनली फॉर मेंटेनेंस। तो हमें मेंटेनेंस के लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट पहले कैलकुलेट करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होता है।
जी तो एक बहुत सब लोग में भी जानते होंगे, अपनी प्लेट रेनबो प्लेट होनी चाहिए। जी जी 7 कलर्स हमारे जो फूड के है वो जी। हमारी प्लेट में एवरीडे दिखने जी चाहिए। जी तो उसमें आप जितने कलरफुल फूड लेते हो और अच्छा। जितने आप इक्वल मात्रा में लेते हो, अच्छा। कम क्वांटिटी में आप लेते हो, हाँ। जो आपको 7 अगर आपके पास हो तो आपको वो पूरा फूड आपको फिनिश करने के लिए सबकी मात्रा इक्वल इक्वल लेनी चाहिए और ये कलरफुल होना चाहिए। अच्छा। तो कलरफुल के लिए हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स है, हमारे पास बहुत सारे वेजिटेबल्स है, हमारे जी, पास जी। बहुत डिफरेंट काइंड्स के लेंटिल्स के हम यूज़ जी। कर सकते हैं आइटम्स। जी तो इस पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर थाली, भारतीय थाली की बात करें तो पीली दाल हो गई, सफ़ेद Correct. राइस हो गया या Correct. दही हो गया, इस तरह से हरी सब्जियां हो गई। Correct. इस तरह से 7 जितने रंग होंगे उस हिसाब से खाना उतना शरीर को शायद लगेगा। यस, जी, हमारे इंडिया में वेजिटेबल्स के बहुत सारे कलर्स जी होते हैं। जी जी तो जितने आप वेजिटेबल्स आपके प्लेट में आप ऐड करोगे, जितना फाइबर आपके बॉडी में जितना इंटेक लोगे, उतना आपका जो पाचन क्रिया है वो आपका स्मूथ होता जाएगा। मैं एक आखिरी क्वेश्चन मेरा पोषण से रिलेटेड ये है, कई बार हम फाइबर, अभी आपने बोला, तो फाइबर हम उतना खाने में, सलाद शायद महिलाएं खासकर जो एक एज ब्रैकेट है 40 से 55 का, अक्सर वो जीआईटी रिलेटेड यानी पेट संबंधी समस्याओं के बारे में बात करती हैं। तो क्या फाइबर उसका कारण है? बहुत महिलाएं आती हैं जो ब्लोटिंग की समस्या, गैस की, एसिडिटी की समस्या के, तो क्या हमारे खाने में, भारतीय खाने में सैलेड या फाइबर को उतना महत्व नहीं दिया जाता? वो कितना ज़रूरी है? जो अभी तुमने क्वेश्चन पूछा उसमें एक पॉइंट नोटिस करने लायक है, तुमने 40 एज के अकॉर्डिंग पूछा। जी, जी। 40 टू 50 जो एज फीमेल में होता है, दैट इज ऑल अबाउट द मेनोपॉज, प्री जी, मेनोपॉज रजोनिवृत्ति, एंड द पोस्ट, हाँ, वो जी। सारी चीज़ें उसमें आती है। तो उसमें फिर हॉट फ्लैशेस आना, एंजाइटी होना, जी। स्वेटिंग होना, ये सारी हार्मोनल चीज़ें जितनी होती हार्मोनल हैं। चीज़ें जी, होती जी, है। जी। उसमें बॉडी का इंस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो कम होता है, विच इज़ लिंक्ड टू द जो बॉडी का वेट गेन होता है। अच्छा। हाँ, बॉडी का वेट गेन होना, फिर बोन हेल्थ अपनी कम जी, होना, जी, इन सारी जी। चीज़ों से रिलेटेड है। जी जी तो जी। अगर इस टाइम पे अपने बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी के सोर्स लिए जी, जाए, जी जी फिर जो जो विटामिन है सारे जी, जी, मिनरल्स जी, एंड विटामिन, जी। वो सारे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से जी, जी। बहुत सारे फ्रूट्स हाँ। और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। जी जी। तो उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और मैम, जैसे कि आपने बताया कि इन सब चीज़ों पे तो फोकस करना चाहिए, एक और हमने शुरुआत में बात करी थी 4 स्तंभों की। हमारा आहार तो एक बहुत मेजर चीज़ हो गई, 60-70% हम जो खाते हैं वो ही मेन हो गया। इसके अलावा कसरत भी बहुत ज़रूरी है। अब कसरत में भी तरह तरह की चीज़ें हैं। आजकल एक फ़ैशन हो गया है कि जिम जाना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है। ये ज़्यादा अच्छा है कि टहलना, वॉक करना, कार्डियो रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, भागना, जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, वो ज़्यादा अच्छा है कि योगा, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करना ज़्यादा अच्छा है? नंदिनी, सबसे हमारे अगर लाइफस्टाइल हमारी हेल्दी रखनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है हमारा डाइट। फर्स्ट तो आता है डाइट, बिल्कुल। साथ ही में हमें एक्सरसाइज आती है, जी बिल्कुल। साथ में स्लीप आती है, और उसके साथ मेंटल हेल्थ आता है। अच्छा। जो हमने 4 स्तंभों की बात की शुरू में, तो इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू फूड को दी जाती है, उसके बाद जो है वो हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो 80% अगर हमने डाइट ले लिया तो 20% हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, पहले आपके बॉडी का पैटर्न देखना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ एबिलिटी कितनी है वो देखनी चाहिए, जी जी। आपके बॉडी का मसल मास कितना है वो देखना चाहिए, और आप कितना, आपका स्टैमिना कितना है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जी जी। शुरू में सारी जो एक्सरसाइजेस है वो एक स्लो पेस पे करनी चाहिए और धीरे 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 डे बाय डे उसको इंक्रीज करना चाहिए। अब मैं कोई एक्सरसाइज को कम या कोई एक्सरसाइज को ज़्यादा नहीं कहूँगी, सबकी अपने आप में अपनी अपनी जगह पे अलग अलग वैल्यू है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को हम सब अप्रिशिएट करते हैं। डिपेंड है आपका प्रॉब्लम क्या है, जी, आपका एज फैक्टर क्या है। जी बिल्कुल। तो उस चीज़ को नोटिस करते हुए योग ज़्यादा जो है वो एक बेनिफिशियली कंपोनेंट बन के बाहर आया है आजकल अच्छा। सबके सामने। तो योगा से एक, योग इज़ लाइक कि लोग कहते हैं कि हमें इसके एक वे ऑफ लाइफ है, एक ऐसी एनर्जी मिलती है हमें योगा से जो हमारी एक्टिविटी
एक्टिविटी टाइम हमारा बढ़ाता है। जी योगा से हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जी एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे हम अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम डेफिनेटली हम क्लेम कर सकते हैं। योगा तो अब इसको वेस्ट भी अपना रहा है, कहीं ना जी। कहीं दूसरी कंट्रीज में भी इसका योगा का लोहा माना गया है, जो भारतीय संस्कृति से उठ के आया है। मैम, योगा, क्योंकि हम मानसिक शांति की भी बात कर रहे हैं, मानसिक शांति मेडिटेशन योगा से कैसे हम उसका लाभ ले सकते हैं? क्या तरीके हैं कि हम मेंटल पीस, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं चाहे कोई भी उम्र का इंसान हो, चाहे वो बच्चा हो, उसको पढ़ाई की टेंशन है, उसे एग्ज़ाम की टेंशन है, किशोर किशोरियाँ या यंग एडल्ट्स जो हैं उनको काम नौकरी इन सब की हर उम्र की अपनी दिक्कतें हैं, हर उम्र की अपना कंपटीशन है। ऐसे में मानसिक शांति और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये हम सबको अब तो पता है, इतने जागरूक हम हो गए हैं कि स्ट्रेस से बहुत रिलेटेड होते हैं, तनाव से बहुत रिलेटेड होता है। ऐसे में मेडिटेशन और योगा, दो चीज़ें हम जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, शुरुआती चाहते हैं ये करना, वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? नंदिनी, किसी भी मेडिटेशन और योग की शुरुआत करने से पहले आपको ना एक प्रॉपर किसी से आपको एडवाइस लेना चाहिए। अच्छा, हाँ। कोई भी ट्रेनर हो स्पेसिफिक, जी। उससे आपको बात करनी चाहिए और उसी के अंडर में आपको बिगिनिंग वाला योगा शुरू करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। योगा में बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, जी। आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। जी। आपका जो पर्पस है, आपका वेट लॉस का पर्पस है, आपका मेंटल हेल्थ का पर्पस है, या आपका कुछ और अर्थराइटिस वाला पर्पस है, आपका आरे का इशू है, उसी अकॉर्डिंग वो हर एक अलग प्रकार के। हाँ, क्योंकि अर्थराइटिस या अपनी बैक प्रॉब्लम वाला शायद उस हर चीज़ ना कर पाए जो शायद आप यूट्यूब या व्हाट्सएप पे देख के करना चाह रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की तो सलाह लेनी ही चाहिए। यस, इसी बात के लिए मैंने कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसी स्पेसिफिक आपके एक्सपर्ट के साथ आप डिस्कस कर ले और उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग शुरू कर ले। तो एक बार आप ट्रेनिंग शुरू करने के बाद जब आपको फील अच्छा होता है, आपकी प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपकी रिकवरी हो गई है, तो उसके बाद फिर आप सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ये हो गई योगा की बात। मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। इसको आप जितना मैं तो खुद से कहती हूँ कि मेडिटेशन को जीना चाहिए। अच्छा, जीना चाहिए। अगर मेडिटेशन को आपने जीना सीख लिया तो खुद को आपने जीना सीख लिया। अच्छा, कि हर दिन आपके लाइफस्टाइल में मेडिटेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं मेडिटेशन होना चाहिए। या तो सुबह के टाइम में होना चाहिए, या शाम के टाइम में होना चाहिए, या दिन में कभी भी होना चाहिए। आपके एक्सपर्ट्स आपको जिस तरीके का स्लॉट देते हैं, जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं, उस तरीके से करना चाहिए। इसमें एक अगर ये भी चीज़ें अभी जैसे तुमने बताया कि जो अपना बिजी लाइफस्टाइल है, वर्क का है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, कहीं शांति नहीं मिल पाती है, कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं। तो शुरू में तो मैं कहूँगी कि शांति की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक लय में आते हैं तो उसके बाद हमें मैटर नहीं करता कि हमारे आसपास शांति है भी या नहीं है। तो शुरू में आपको एक अच्छी पीसफुल जगह पे बैठना चाहिए जहाँ आपका ध्यान अच्छे से लगे। ये मेडिटेशन का हो गया। ये अगर ये भी नहीं हो पाता है तो आपका जो एक घंटे का जो सेशन, वर्कआउट का सेशन होता है, उसके एंड में 10 मिनट्स का गाइडेड रिलैक्सेशन आप ज़रूर ले लेना। अच्छा। तो ये गाइडेड रिलैक्सेशन में ही आपको इतना पीसफुल मोमेंट आपको फील होता है, जो दिन भर के लिए आपको काफ़ी कुछ एनर्जी दे जाता है। तो दैट इज़ फॉर द मेंटल हेल्थ। द लोएस्ट, मतलब कम से कम अगर आप करना चाहते हो तो एक 10 मिनट का रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बाद करना चाहिए। तो मैम, उस 10 मिनट के रिलैक्सेशन में कैसे, अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप थोड़ा सा गाइड कर पाएँ कि आम तौर पर क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें, या किस तरह से शुरुआती खुद के लिए किया जा सकता है जो नुकसानदायी ना हो, शुरुआती हो, वो हम कैसे चालू कर सकते हैं? मैंने ये बताया क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी थक जाती है। हाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा इजी होता है। हाँ। शुरू में थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बाय द वे। हाँ, तो वो करते करते फिर आप धीरे धीरे जो सिटिंग्स वाले लॉन्गर टाइम वाले मेडिटेशन है, उसको आप साथ ही साथ में फॉलो कर सकते हैं। अच्छा मैम, मेडिटेशन की बात करी हमने, योगा की बात करी, इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कसरत की, जिम जाने वाले लोग, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं इस वक्त हम देख रहे हैं हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं,
हालांकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पे बहुत सी रिसर्च हो रही है, क्योंकि आपका इतना विगत वर्षों से इतना इसमें योगदान रहा है, आप इतने बेनिफिशियरीज आपके पास लोग आते हैं कंसल्ट करने, तो आप क्या सलाह दोगे कि जिम में होने वाले जो हार्ट अटैक सुनने में आ रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या खान पान है या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करना है? इसका कारण क्या है? नंदिनी, हम स्पेसिफिक जिम में नहीं कहेंगे, क्योंकि जिम में तो आप कुछ घंटे के लिए जाते हो। ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट जो बन के आता है वो आपके एंड में आपको दिखता है। तो हार्ट अटैक के खाली जिमिंग में ही ऐसा रीज़न नहीं है, उसकी आपकी पूरी लाइफस्टाइल है, जिसमें हमने जो 4 कंपोनेंट्स जो डिस्कस किए शुरू में, दैट इज़ अगेन मैं वही बताऊंगी आपकी डाइट है, हेल्थ है, आपकी स्लीप है, एक्सरसाइज है और मेडिटेशन है। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल की टूवर्ड्स आपको ले जाता है। और हार्ट अटैक की अगर बात कहे तो वो तो मैं फिर से यही कहूँगी कि वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके की है, उस तरीके से वो निर्भर करता है। मैम, अगर हम दिनचर्या की बात करें, अगर हम सुबह 6 बजे 7 बजे से चालू करें और रात तक, अक्सर हमने देखा है कि अब आजकल लोग उठ 10 बजे रहे हैं, सो 12-1 बजे तक रहे हैं, बल्कि और मतलब यंग जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो तो और रात भर जगते हैं या लेट सोते हैं। क्या वो भी हमारी हेल्थ अफेक्ट करता है? एक अच्छी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? शुरुआत में कितने बजे उठें, कितने बजे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कितने बजे दोपहर का खाना होना चाहिए, ये किस तरह से एक अच्छी दिनचर्या की सलाह आप दे सकते हैं? बिल्कुल सही है। अगर सही दिनचर्या अगर कहा जाए तो अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमारा बॉडी में जो इनटेक होता है प्रॉपर, इट कैन बी योर वाटर इनटेक, इट कैन बी योर लिक्विड इनटेक, आपका कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक होगा आपका, या फिर आपके कोई अलग चीज़ें होगी, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, आपका लंच टाइम होगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप जल्दी उठोगे तो ये सारी चीज़ें वन बाय आपने जिस फिर समय से खाना होगा। यस, तो ये सारी चीज़ें समय से होगी। मैम, हमारे पास समय की कमी है, अगर शॉर्ट में हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहें कि किस तरह से अपना जीवन यापन वो करें, तो वो क्या होगा? अगर सही मायने में अगर जीवन को जीना है, सही मायने में उसकी अगर वैल्यू हमें समझना है, तो सबसे पहले खुद के लिए टाइम देना सीखिए। आप हमेशा दूसरों को टाइम देते हैं, साथ ही साथ में शुरुआत खुद से करिए। कुछ अच्छी चीज़ की अगर शुरुआत करनी हो तो खुद से करें, क्योंकि अगर वो आप में दिखता है तो सामने वाला आप पे वो ट्रस्ट करता है। तो आपसे शुरुआत करिए पहले, फिर आपको सामने वाले को आपको बिल्कुल उसको आप ठोक के आप उसको देख सकते हैं, बजा सकते हैं। जी मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज के इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिला होगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।